23 लाख रुपए में आपको मिल सकता है दुबई का गोल्डन वीजा और आप दुबई में जाके रह सकते हो। इस तरीके की आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पर रील्स देख ली होंगी, न्यूज़ चैनल पर लोगों को कहानियां बनाते हुए देख लिया होगा। मैंने भी इस तरीके की पोस्ट देखी थी और पोस्ट देखने के बाद मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि 23 लाख में कोई गोल्डन वीज़ा आपको मिलेगा। तो मैंने जाके रिसर्च किया और कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से मुझे अपडेट नहीं मिली। कहीं पर भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यह मेंशन नहीं था कि आपको 23 लाख में गोल्डन वीज़ा मिल रहा है। पर लोगों ने 3 से 4 घंटे के अंदर ही, वो मैंने जब पोस्ट देखा उसके 3 से 4 घंटे के अंदर ही लोगों ने रील्स बनानी शुरू कर दी। अब मैंने जब रील्स देखी इन्फ्लुएंसर्स की तो मैं रील में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैं इंटरेस्टेड था कमेंट सेक्शन के अंदर कि लोग इसे फेक न्यूज़ बोलेंगे या राइट न्यूज़ मानेंगे। बट जब मैं कमेंट्स में गया तो मुझे कुछ और ही देखा। मुझे ये देखा कि लोग इंटरेस्टेड थे कि भैया कितने पैसे लगेंगे, कहाँ अप्लाई करना है, हमें भी जाना है। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, जैसे कि बस 23 लाख रुपए देके अगर हमें इंडिया छोड़ने का मौका मिल रहा है तो हम छोड़ने के लिए रेडी। कहने का मतलब है कि लोग भरे पड़े हैं। अगर वो इंडिया छोड़कर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जाने की, उन्हें कहीं और देश की रेजिडेंसी या सिटीजनशिप मिल रही है तो लोग बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि लोग माल्टा की सिटीजनशिप ले रहे हैं। माल्टा यूरोप के अंदर एक कंट्री है। जैसे ही आप माल्टा की सिटीजनशिप ले लेंगे, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं। और फिर आपका जब पासपोर्ट ही चेंज हो जाएगा तो हमारा पासपोर्ट रैंक करता है 77वें नंबर पर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपके पास माल्टा का पासपोर्ट होता तो वो किस नंबर पर रैंक करता। अब आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा और बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं और इंडिया से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब उसके लिए पैसे लगते हैं, कुछ 7.5 लाख यूरोज़ आपको यूरोप की गवर्नमेंट को देने हैं। आपको 7 लाख यूरो की कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और आपको 10,000 यूरो का कोई डोनेशन देना है किसी एनजीओ को। तो ये अगर आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, इसमें तकरीबन 13-14 करोड़ का खर्चा है। उसके बावजूद भी इंडियंस खर्च कर रहे हैं इतना पैसा और माल्टा की सिटीजनशिप ले रहे हैं। एक इंटरनेट पर भी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर एक आदमी बहुत खुश होता है, टी शर्ट उतारता है और बोलता है ये देखो मैंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है और अब मुझे न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिल गई है। अब न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिलने पर वो आदमी अगेन खुश। अच्छा, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड था? कमेंट सेक्शन में कि लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, लोग उसे प्रेज कर रहे हैं कि वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुझे न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिल गई। कुछ लोग उसे गलत सलत भी बोल रहे थे कि यू शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया, इंडिया में ये है वो है, बहुत सारी बातें बोल रहे थे। बट फिर भी मैंने देखा कि वो 50-50 था। ज़्यादातर लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, प्रोसेस जानने में इंटरेस्टेड थे कि कैसे मिल गई और उन्हें भी जाना है। तो कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर अब ये बात आ गई कि मैं देश छोड़ना है। बट सवाल आता है क्यों। अब मैं आपको आज क्यों और क्यों नहीं के ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूं और आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है। अब देखिए, इंडियंस का देश छोड़ने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट उसमें जो सबसे बड़े 7 रीजंस हैं हम उन्हें हाईलाइट करेंगे और लास्ट में सॉल्यूशन के ऊपर बात भी करेंगे। बट मुझे लगता है वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो सबसे पहला, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुकेश चंद्राकर। वो व्यक्ति है नहीं, वो व्यक्ति थे। अभी आप सब ने नया साल मनाया 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को उनका कत्ल हो जाता है और वो मिलते भी नहीं हैं, वो गायब हो जाते हैं। वो थे कौन, क्या हुआ उनके साथ, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ये जो मुकेश जी थे, ये एक बहुत छोटी सी कंपनी के अंदर काम करते थे जो कि एक न्यूज़ चैनल था। वो न्यूज़ चैनल एक लोकल न्यूज़ चैनल था। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर एक स्कैम एक्सपोज किया, 120 करोड़ का घोटाला, जिसके अंदर रोड बनाने के लिए 120 करोड़ एलोकेट किए गए। बट उन्होंने एक्सपोज किया न्यूज़ चैनल के ऊपर कि रोड बनाई नहीं गई और ये पैसा पूरा का पूरा खा लिया गया। किसके द्वारा? पूरी चीज़ उन्होंने डिटेल में बताई। भ्रष्टाचार के मामले में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पीएमजेएसवाई विभाग जो है ये अव्वल दर्जे की लापरवाही करते हैं। सड़कें बनाई जाती हैं तो वो बह जाती हैं, पुलिया बनाए जाते हैं तो इस तरीके से बह जाते हैं, गायब कर देते हैं कईयों बार ये तो पुलिये को। उसके बाद क्या होता है उनके साथ कि वो गायब हो जाते हैं।
कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और ये गायब हो जाते हैं और इनकी सीधा लाश मिलती है। इनकी सीधा लाश मिलती है 3 तारीख को, 3 जनवरी को। वो भी पानी के एक टैंक के अंदर उन्हें डाल दिया जाता है, उनकी लाश को डाल दिया जाता है और ऊपर से उसे चुनवा दिया जाता है कि कभी उनका पता ही ना लगे। बट फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उनकी लाश निकालती है और जब पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि उनके सर में, खोपड़ी में 15 फ्रैक्चर थे, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी, पेट पे इतने लाते घुसे पड़े थे कि उनके लिवर के 4 टुकड़े हो गए थे। अब इंडिया के अंदर सच बोलने पर ऐसा होता है और क्योंकि सच बोलने पर ऐसा होता है तो न्यूज़ चैनल सच बोलते ही नहीं है और जो थोड़ा बहुत बोलते हैं वो न्यूज़ रिपोर्टर्स गायब हो जाते हैं। इंडिया में आप कहीं भी जाइए, आप अपनी वाइफ के साथ किसी मॉल में जाइए, वो मॉल आपको दिखेगा यार उसमें लोग तो बहुत आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा जीएसटी जनरेट कर रहा होगा गवर्नमेंट के लिए। बट आप उसी मॉल के बाहर की अगर रोड देखेंगे तो आपको वो रोड टूटी हुई दिखेगी। वो रोड टूटी हुई इसलिए दिखेगी, मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ, क्या गवर्नमेंट ने उस रोड को बनाने के लिए पैसे नहीं दिए या फिर पैसे दिए थे बट करप्शन के चक्कर में वो रोड बनी ही नहीं। तो आप सब बोलोगे आंसर है आंसर नंबर 2 कि गवर्नमेंट ने तो पैसे दिए थे बट वो रोड इसलिए नहीं बनी क्योंकि कोई खा गया। इसीलिए हमारे देश में जब भी बारिश का मौसम आता है तो इतने लोग मर जाते हैं, यस मर जाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसा हुआ है गड्ढे से। दरअसल गड्ढे में एक स्कूटी गिर गई। आप सड़क पर जा रहे हैं, गड्ढे होते हैं, पहले तो गड्ढों में गाड़ियां फंस रही थी, अभी गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, गाड़ियां पलट भी जाती हैं। जब बारिश होती है तो ये सीवर के ढक्कन को खोल देते हैं, उसमें लोग पूरे गिर जाते हैं और पानी का फ्लो इतना तेज होता है कि लोग मिलते भी नहीं है। ये रोड बेसिकली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा है। तो आप आज फ्लाइट जब एयर इंडिया की क्रैश होती है, जब इतनी बात करते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग रोड पर मर रहे हैं, वो भी सिर्फ करप्शन की वजह से, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इसके ऊपर हम बात नहीं करते। अभी कैमेलियाज जो गुड़गांव के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, 190 करोड़ का अपार्टमेंट वहाँ पे बिक रहा है। आप उसके सिर्फ 100 मीटर सामने जाइए, वन होराइजन सेंटर के जस्ट नीचे आपको कूड़ादान दिख जाएगा। 190 करोड़ का अगर एक अपार्टमेंट बिकता है तो मैं आप लोगों को बता दूं गवर्नमेंट को इस पर 7% की स्टैम्प ड्यूटी मिलती है। 7% 190 करोड़ का कितना होता है कमेंट्स में बताइएगा। इतना पैसा मिलने के बाद भी वहाँ पर लोग कूड़ा फेंक के जा रहे हैं, उसे साफ़ नहीं कराया जा रहा। जो आपके एरिया की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो तो सो रही है, उसके अलावा आपको चलने के लिए फुटपाथ नहीं मिलता। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और कमी ये नहीं कि गवर्नमेंट ने पैसा नहीं एलोकेट किया, आप RTI डालोगे ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हो चुका है मेरे भाई, आप पूछ सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आप कहीं भी RTI डालोगे तो आपको पता लगेगा गवर्नमेंट ने पैसा दिया था और रोड बना भी था, बट किताबों में, रियल में नहीं बना। तो लोग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देश छोड़ रहे हैं। सेकंड रीज़न है सेफ्टी। देखो मेरी खुद की 2 बेटियां हैं। आज मेरी वाइफ रात को गाड़ी ले जाने से कहीं भी डरती है, उसे डर लगता है, पता नहीं उसे अंदर से लगता है कि ये सेफ़ नहीं है। आज आपके घर में भी हो सकता है बहू हो बेटी हो। अब मैं बेटियों की और बहुओं की क्यों बात कर रहा हूँ, आप जानकर थोड़ा सा हैरान होंगे। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2019 से लेकर 2022 तक इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं, 13 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ मिसिंग हैं। मिसिंग है, कहाँ गई वो? कोई लड़की स्कूल गई थी, कोई लड़की ट्यूशन गई थी, कोई लड़की कॉलेज गई थी और वापस नहीं आई। कहाँ गई? अभी एक लड़की स्नेहा नाम की दिल्ली यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी और सिग्नेचर ब्रिज के आसपास वो गायब हो गई। उसके घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई कि सिग्नेचर ब्रिज पर हमारी लड़की गायब हुई है। सिग्नेचर ब्रिज पर 60 कैमरा लगे हैं। 60 कैमरे से तो पता लग जाएगा वो लड़की यहाँ से आई थी तो कहाँ गई, पता लगना चाहिए। बट पुलिस कुछ बताती ही नहीं है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, पुलिस के चक्कर उसके घर वाले हर रोज़ काट रहे हैं। 7 दिन बाद अपडेट आता है। तो 7 दिन क्यों लग गए? पता लगता है 60 के 60 कैमरे चल ही नहीं रहे थे। एक कैमरा चल रहा था और वो कैमरा भी चालान काटने का काम करता है। तो ये तो सेफ्टी है इस देश के अंदर। 86 रेप केसेस रोज रिपोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर। 86। You have about 86 cases of rape on average a day. And the reason why out of those 86 cases one makes it to the front page headline is always defined by the brutality of the crime.
और ये तो रिपोर्ट होते हैं। 49 ऐसे ऑफेंसेस जो लड़कियों पर करे गए हैं वो हर घंटे रिपोर्ट होते हैं। बट उन रिपोर्ट के बाद होता क्या है? हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसा है, कितने केसेस पेंडिंग है जो कोर्ट में चलते रहते हैं और कभी जस्टिस मिलता ही नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसी तरीके की सेफ्टी इंडिया में रहेगी तो आप खुद बताइए, अगर आपके पास पैसे होंगे, रिसोर्सेज होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो क्या आप इस देश में रहेंगे या आप भी इस देश को छोड़ के जाएंगे? और इन्हीं कंसर्न्स की वजह से 2023 के अंदर 2,15,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2020 के अंदर ये नंबर पता है कितना था? सिर्फ 85,000। 2020 में 85,000, आज हम बात कर रहे हैं 2,15,000, और ये 2023 का डेटा है मेरे पास। अभी 24 का डेटा आएगा तो और शॉकिंग हो सकता है। अब हम आ जाते हैं सबसे बड़े कंसर्न पर। थर्ड नंबर पर पॉइंट आ रहा है टैक्सेस का। आप बोलोगे टैक्स, हम तो उतने टैक्स स्लैब में आते ही नहीं, अब तो सरकार बोलती है 12 लाख तक तो टैक्स ही नहीं भरना, और अगर हम 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं महीने का तो यार हमें कौन सा टैक्स। बट आपको अगर डायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी तो लग ही रहा है। अब जो मर्जी सामान खरीद रहे हैं उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। आज आपके घर में एसी है, आपको पता है उस पर कितना टैक्स था? आपने तो एसी ले लिया, एमआरपी देख के ले लिया, एसी पर 28% का जीएसटी है। गवर्नमेंट कहती है तो लग्जरी प्रोडक्ट है। 48 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है और एसी लग्जरी प्रोडक्ट है। आज अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, आपके माँ बाप रह रहे हैं, आज आप थोड़ा सा पैसा कमा पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं कूलर में रखो उन्हें, कूलर में, क्योंकि अगर आपको एसी में रखना वो तो लग्जरी मानेंगे हम। 28% का जीएसटी लेंगे। अभी पॉपकॉर्न की बात नहीं कर रहा मैं, अब आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। आप जानकर हैरान हो जाओगे, 2022 के अंदर इंडिया से 7,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के चले गए। 7,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सिर्फ मिलियनर्स नहीं है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ये वो डेटा है जो लोगों के पास नेटवर्थ 25 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। तो जो लोग एक्चुअल में पैसा कमा रहे थे, जो टैक्स दे सकते थे इंडिया को, वो तो जा रहे हैं। 2023 के अंदर ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, 5100 लोग गए हैं। तो शायद पहले ही बहुत सारे चले गए हैं, बट हर साल लोग छोड़ तो रही हैं देश को। अब ये नंबर कम हुआ, आप कहोगे तो बड़ी अच्छी बात है नंबर कम हुआ, बट आप ये भी जानकर हैरान हो जाओगे कि जो लोग इंडिया में अब बचे हैं, इंडिया में हमारे पास 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है। तो इन 40 करोड़ में से सिर्फ 2 से 3% लोग ही ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर आप यूएसए के अंदर देखोगे तो 50% से ज़्यादा आबादी टैक्स पे करती है। तो देश का भार 50% आबादी ने अपने कंधों पर उठा रखा है। यहाँ पर 2 से 3% लोगों को ही कुचला जा रहा है। आजकल आप देख रहे होगे ना, हर किसी को इनकम टैक्स से नोटिस आ रहा है। कोई गोलगप्पे बेच रहा है, वो यूपीआई से पैसे ले रहा है तो उसे भी नोटिस आ रहा है। लेकिन एक पानी पूरी वाले को जीएसटी विभाग ने नोटिस जारी कर दिया और पूछा कि साल 2023-24 में आपने लाखों की कमाई की है। बट जो लोग मर्सिडीज खरीद रहे हैं केरल के अंदर, उन्हें नहीं आ रहा। मैंने केरल का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अभी न्यूज़ में आया कि एक आदमी ने मर्सिडीज खरीदी और कोई टैक्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आदमी कहता है भैया मैं तो एक किसान हूँ, फार्मर हूँ, एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिया में 0 टैक्स है, आप चाहे कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो एग्रीकल्चर इनकम के नाम पर। तो लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं अपना टैक्स बचाने के। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल फिगर भी रहे हैं वो, तो उन्होंने क्या किया, ये दिखाया कि भैया मेरे फार्म हाउस से बहुत सारा आम उगा है और करोड़ों रुपए की कमाई, अच्छा करोड़ों रुपए की कमाई मुझे आम से हुई और मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा। चलो लोगों को बात मंजूर भी हो गई, चलो फार्म हाउस है, फार्म हाउस से आम आए हैं, चलो महंगे भी बेच दिए होंगे, टैक्स नहीं लगा। बट फिर किसी ने बताया उनके फार्म हाउस में तो एक भी आम का पेड़ नहीं है, फिर कैसे कमाई हुई फार्म हाउस से आम की? ये कोई बात नहीं करता। और इसके बाद जो लोग तरीके ढूंढ लेते हैं, अपनी कमाई को ब्लैक मनी कर लेते हैं, कन्वर्ट करके हवाला करके पैसा पहुंचा देते दुबई और शिफ्ट हो जाते हैं दुबई में और वहाँ पे पैसा कमाते हैं, तो कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि उन कंट्रीज़ के अंदर टैक्स नहीं है। तो इसीलिए दुनिया के सारे अमीर लोग, ना सिर्फ इंडिया के, वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो अपनी कमाई को छुपा ज़रूर रहे हैं, बट क्या इंडिया कुछ ऐसा नहीं कर सकता था? इंडिया अगर फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता तो शायद बात कुछ और होती, क्योंकि इंडियंस आप देखो पूरे वर्ल्ड वाइड छाए हुए हैं।
हर बड़ी कंपनी के अंदर टॉप पोजीशंस पर आपको कौन दिखता है? आपको दिखते हैं इंडियंस। तो ऐसा नहीं है इंडियंस में दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग है, और जिनमें दिमाग है वो इंडिया छोड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा कि भैया यू शुड लीव इंडिया सून एज पॉसिबल। बट मैं बताऊं, मुझे इंडिया से प्यार है। देखो, मैं इंडिया को कभी ना छोड़ूं अगर जो मैं आपको फोर्थ कंसर्न बता रहा हूं ये सॉल्व होगा। मतलब अगर ये कंसर्न सॉल्व नहीं होती तो फिर मुझे खुद प्रॉब्लम है इंडिया में रहने में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस देश में करप्शन बहुत है, रोड टूटे हुए हैं, मुझे लगता है कभी ना कभी ठीक हो जाए। मुझे इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है। मुझे लगता है इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हमें गाइड करना है। अच्छा, वो गाइड मैं बाहर जाके भी कर सकता हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है नहीं यार, इंडिया में कमाना है, इंडिया में टैक्स देना है, सब कुछ सही है। बट सबसे बड़ी कंसर्न मेरे लिए है एयर पोल्यूशन। अभी आपने नितिन कामत के पॉडकास्ट के अंदर ब्रायन जॉनसन को देखा होगा। ब्रायन जॉनसन 5 स्टार होटल में बैठे थे, वहाँ पर एयर प्योरीफायर लगा था, बट फिर भी वो उठकर चले गए। वो कहते हैं कि भैया इंडिया में लोग कैसे रह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, और वो सच कह रहे हैं। मैंने उनकी नेटफ्लिक्स पे एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी कि वो आदमी कितना ज़्यादा, आप कह सकते हो, पागल है अपनी लाइफ को बढ़ाने में, कि वो ज़्यादा जीना चाहता है। वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उससे मुझे इतना, मतलब मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता, उनकी चॉइस है कि वो ज़्यादा जीना चाहते हैं। बट ये तो आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए ना कि आप भी ज़्यादा जिए। अगर AQI जो, अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलोगे तो 50 के ऊपर जो भी AQI पहुंचता है वो लाइफ थ्रेटनिंग माना जाता है, ऐसा WHO बोलता है। हमारे यहाँ तो हर वक्त, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, तो आपके यहाँ हर वक्त 200 प्लस चलता है। सिर्फ बरसात में ही कम आता है भाई, बरसात में बारिश हो जाती है तो कम हो जाता है, अदरवाइज 200 प्लस की तो हमें आदत पड़ गई है। और 300 भी होता है तो हम कहते हैं यार हाँ इतना तो हो ही जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पराली जलती है। अब फार्मर्स, क्योंकि देखो इंडिया में वोट बैंक बहुत बड़ी चीज़ है, तो फार्मर्स को नाराज़ नहीं किया जा सकता, तो वो तो पराली जलाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बचपन में नहीं होता था ये। बचपन में जब फार्मर्स हाथ से पराली निकालते थे, जलाते नहीं थे, तब भी खेती होती थी। क्योंकि जब मैं छोटा था, मैं अपने चाचा के साथ बैठ के रात में ना छत पे चला जाता था, और मुझे तारे देखने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक था। अच्छा, दिल्ली में आपने लास्ट टाइम तारे कब देखे थे मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बचपन में तारे देखता था, जो आसमान में कॉन्स्टेलेशंस बनते हैं ना, अलग अलग पैटर्न और शेप्स बनती हैं, तो वो स्टार्स की शेप्स में देखता था। अब तो एक आधा स्टार दिख जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है, वो भी प्लैनेट ही होता है। कहने का मतलब है पोल्यूशन लेवल इतने ज़्यादा है कि हम कैसे जी रहे हैं हमें पता नहीं। आज की डेट में जैसे देखो, आज आप पानी पीते हो ना, पोल्यूशन सिर्फ एयर का नहीं है, पानी का भी पोल्यूशन है। जो टैप वाटर आता है वो पी नहीं सकते। आप सबके घरों में RO या वाटर प्योरीफायर लगे होंगे। क्यों? विदेश के अंदर आप यूरोप जाओ, US जाओ, विदेश में आप अलग अलग कंट्रीज जाते हो, तो लोग जो नल का पानी है वही पीते हैं, और वो सेफ होता है। जैसा आपका बिस्लरी का पानी है वैसा पानी आता है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ड्रिंकेबल वाटर दे। बट इंडिया के अंदर पानी के ऊपर हमें वाटर प्योरीफायर अलग से खरीदना पड़ता है, उसकी AMC अलग से करानी पड़ती है। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हमें यहाँ पर अलग से पड़ रहा है। और फिर आज हवा इतनी गंदी है कि हर घर की ज़रूरत बन गई है एयर प्योरीफायर। अच्छा, सरकार इस पर भी GST लेगी, क्योंकि ये तो लग्जरी है ना। हवा साफ एक लग्जरी है मेरे भाई। तो आप सोचो, एयर क्वालिटी, जिन लोगों को थोड़ी सी भी समझ है कि हमारे फेफड़े, हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तब भी ख़राब हो रहे हैं, तो क्यों ना देश छोड़ के जाए। ये फोर्थ कंसर्न मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है पर्सनल नोट पर। फिफ्थ कंसर्न आ जाता है फ्रीबीज। दिल्ली के अंदर वोट पाने के लिए बीजेपी ने क्या टेक्निक निकाली। आम आदमी पार्टी आया पावर में क्योंकि उन्होंने फ्रीबीज बांटे, बिजली फ्री, पानी फ्री, हर किसी को पैसा मिलेगा, हर महिला को पैसा मिलेगा, तो आपका हक है ना। दिल्ली के सभी लोगों को एक साथ इस समस्या से, गलत बिलों की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कि 30 नवंबर तक के जितने भी लोगों के बिल बकाए हैं वो सारे बिल माफ किए जाते हैं। LPSC सबका माफ किया जा रहा है 100%। जितने भी दिल्ली के लोग हैं, लेट पेमेंट सरचार्ज सब लोगों का माफ किया जा रहा है। पूरा लेट पेमेंट LPSC माफ करने के बाद जो बिल बचता है, बेसिक बिल, उसमें A और B कैटेगरी के लोगों का 25% माफ, C कैटेगरी के लोगों का 50% माफ, D कैटेगरी के लोगों का 75% माफ, E, F, G, H कैटेगरी के लोगों का 100% बकाया बिल। अब बीजेपी ने क्या बोला, अच्छा वो इतना दे रहे हैं हम और ज्यादा देंगे। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहाँ की बहनों को हर महीने 2500 रुपये जमा करने की
गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। तो फ्री में पैसा बांटो। पहले बीजेपी का ये नारा रहता था कि वो रेवड़ी नहीं बांटनी, फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी, और फिर वही फ्री की रेवड़ी बांटी गई। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि पॉलिटिक्स तो डर्टी है ही ना, बांटनी पड़ेगी। कौन दे रहा उसका पैसा? ये पॉलिटिशियन अपनी जेब से दे रहे हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई के ऊपर टैक्स देते हो और वो पैसा बांटा जा रहा है, और सरकार उधार लेती है, लोन लेती है ये फ्री की रेवड़ी बांटने में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप एक कंट्री के बारे में पढ़िएगा, वेनेजुला। वो कंट्री के पास ऑयल था, ऑयल सप्लाई करती थी वो, उसके बावजूद उस देश का इतना बुरा हाल है कि आदमी आदमी को खा रहा है। अगर आप वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँच गए और एयरपोर्ट से बाहर निकले तो आपको लूट लेंगे, आपको मार डालेंगे। तो वहाँ पर ह्यूमन फ्लैश खाया जा रहा है, इंसानी मांस। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है उस देश में, क्योंकि वहाँ पर फ्री की रेवड़ी बहुत बांटी गई। सरकार ने पैसा दिया लोगों को, लोग अपाहिज बन गए। और दोस्तों, हमारा देश भी अपाहिज बन रहा है और सरकार इस देश को अपाहिज बना रही है। मोदी जी आके बोलते हैं 80 करोड़ गरीब लोगों को मैं फ्री का राशन बांटूंगा, और बांट रहा हूं। दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रहा है। तो फ्री का राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, और राशन तो मिलता ही जा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम आज बढ़ गई है, बट तब भी वो राशन लेते हैं। जो राशन जिन जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचता ही नहीं है। बीच में मिडलमैन पैसे को गायब कर देते हैं, और ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है। और जो खाना लोगों को मिलता है, जो चावल मिलता है, वो खाने लायक ही नहीं होता, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी है वो अगेन गायब हो जाती है। 6 कंसर्न उन लोगों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है जो इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आपको समझ आएगा कि इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ही नहीं। हर जगह करप्शन है। एक जीएसटी सर्टिफिकेट भी अगर आपको चाहिए तो भी घूस खिलानी पड़ेगी। अभी आपने काम नहीं किया है, आप कह रहे हो मैं जीएसटी भरना चाहता हूं, बट उसके लिए आपको घूस खिलानी पड़ती है। इंडिया में हर लेवल पर करप्शन है। तो अगर आपके पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं है तो क्या होगा? मैं एक छोटी सी कंसर्न आपको बताता हूँ। आज हम टैक्स भरते हैं, यूट्यूब से इनकम आती है, हम टैक्स भरते हैं। तो गूगल ने मेरे को एक मेल डाला कि भैया आपको अपना टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आप पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। तो मैंने अपने सीए को बोला कि भैया मुझे एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो सीए ने बोला अच्छा आपको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए भाई, इसके ना पैसे लगेंगे। मैंने कहा पैसे क्यों? मैं इंडिया में टैक्स भरता हूँ तो सर्टिफिकेट के लिए पैसे? कह रहा हाँ भाई, अगर तू पैसे नहीं देगा और लीगल प्रोसेस से जाएगा तो 2-3 साल तक लटका के रखेंगे, देंगे नहीं। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है। और मैं आपको रियल बताऊं, मेरे पास अभी तक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया है। सीए ने अप्लाई किया, मैंने बोला नहीं हमें रिश्वत नहीं देनी है, आप अप्लाई कर दो। नहीं आया, नहीं आया भाई। हर महीने टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भी भर रहे हैं, एडवांस टैक्स भी भर रहे हैं, बट मेरे पास टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। आप सोचो इंडिया में ये हालत है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही नहीं। अभी रिसेंटली एक मिनिस्टर आके बोल रहे थे कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स के नाम पर क्या ही कर रहे हैं लोग। आप देखो आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं, ये स्टार्टअप बोलते हैं। I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? अभी मैंने एक रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम पर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराया। मैंने भी इन्वेस्टमेंट करी। मेरे साथ कुछ और पार्टनर्स हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, जो ब्लूमबर्ग में काम कर चुके हैं, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। सो वी आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर। बहुत जल्दी हम आपके लिए वो सॉफ्टवेयर लेकर भी आएंगे। तो उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया। अब उसमें बात करी जाती है कि आपको स्टार्टअप के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ,
कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरी कंपनी स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। हमने इससे पहले भी स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टैक्स बेनिफिट के लिए अप्लाई किया, कुछ नहीं मिलता। रिपोर्ट सबमिट हो गई, सब कुछ हो गया, कोई जवाब ही नहीं आता। तो शायद जिनकी फाइल के साथ पैसे पहुंच जाते होंगे उनको मिल जाता होगा बेनिफिट, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। टैक्स के नोटिस आ जाते हैं बट बेनिफिट्स नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? आप लोग बेटर बताइएगा कमेंट्स में। फाइनल, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी अडेप्टेबिलिटी तो है ही नहीं। देखो, क्रिप्टो को पहले बैन कर दिया गया, उसके बाद बैन सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया गया। ये एक नई टेक्नोलॉजी की बात है। अभी तक ये नहीं बताया कि भैया ये सही है गलत है, कंप्लीट रेगुलेशंस ही नहीं है। पूरी दुनिया आगे निकल गई। यूएस के अंदर जीनियस एक्ट पास हो गया, दुबई के अंदर आप क्रिप्टो के अंदर इनकम कमाओगे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, रेगुलेट नहीं किया पर टैक्स पहले चाहिए। क्रिप्टो के ऊपर 30% का टैक्स है। अब जो लोग क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं भैया हम दुबई जाके कर लेते हैं काम। करेंसी की इतनी बढ़िया मार्केट चल रही थी, करेंसी मार्केट्स लीगल थी इंडिया के अंदर। मैं फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर करेंसी भी ट्रेड कर सकते थे। INR के साथ आप डॉलर का पेयर ट्रेड कर सकते थे, डॉलर टू JPY का पेयर ट्रेड कर सकते थे, USD टू यूरो का पेयर ट्रेड कर सकते थे। ये पूरी करेंसी मार्केट को हटा दिया गया। हो सकता है उसमें RBI के कुछ कंसर्न्स हो, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज़ जो चल रही है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, अब उसे रेगुलेट तो करो। और कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसमें आपका एडेप्शन रेट इतना स्लो है कि पूरी दुनिया जब एडेप्ट कर चुकी होती है उसके बाद हम बोलते हैं अच्छा ठीक है दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है तब देखेंगे, तो उसमें तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक सोल्यूशन भी दे देता हूँ। अगर आपको इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और आपको टैक्स नहीं देना है तो उसका एक लीगल तरीका है। मतलब अगर आप क्रिप्टो खरीदोगे और क्रिप्टो को बेचोगे तो 30% का टैक्स लगेगा जो भी आपको प्रॉफिट होगा। आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रैकर्स। ट्रैकर्स के अंदर अगर आप बिटकॉइन को होल्ड करते हो और आपको बिटकॉइन में प्रॉफिट होता है तो आपको इनकम टैक्स 30% का नहीं लगेगा फ्लैट, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम स्पेक्युलेटिव इनकम की कैटेगरी में जाती है, तो आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो अगर आपने इंटरनेट पर पढ़ी लिया, पॉलिटिशियन खुद बोल रहे हैं 12 लाख तक टैक्स नहीं है, तो उसके ऊपर के प्रॉफिट पे आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा और उसमें आप बिजनेस एक्सपेंसेस भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप लीगली टैक्स को बचा सकते हो। तो आपको इंडिया के अंदर टैक्स प्लानिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंडिया में रह के ही पैसा कमाना है। टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिमिलरली जब मैंने डेल्टा एक्सचेंज की बात ही करी है तो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी। आप देखो स्टॉक मार्केट में उन्होंने क्या किया, लिक्विडिटी को खुद हटा रहे हैं, लॉट साइजेस बढ़ा दिए, डेली एक्सपायरी हटा दी, बोला कि रिटेलर का नुकसान हो रहा है। ये क्रीम 11 पर लोगों को नुकसान नहीं हो रहा क्या? ये पोकर गाजी चल रही है, गैम्बलिंग चल रही है ऑनलाइन, उसमें लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, लोग हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, वो आप चला रहे हो, चल रहा है, उसे बैन नहीं कर रहे हो। आप देखो नेटफ्लिक्स पर आज की रेट में अगर आपने कोई मूवी चला दी तो आपको सोचना पड़ता है फैमिली के साथ देखूं या अकेले देखूं। मतलब आप देखो पूरी पॉर्न वेबसाइट्स बन गई हैं वो, और यहां पर हम धर्म की, कल्चर की बात करते हैं। मतलब फैमिली के साथ आज आप OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं देख सकते। तो जो चीज़ गलत है इंडिया में वो हो रही है, और जिस चीज़ को सही ढंग से किया जा सकता है वहां पर इतनी रेगुलेशंस हैं कि हम काम ही नहीं कर सकते। सो अगर टेक्नोलॉजी एडेप्शन में इंडिया पीछे रहेगा तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे भाई। दुनिया की इस रेस में इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा। हम बात करते हैं भैया हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं, 4 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी हो चुकी है, बट अगर आप GDP पर कैपिटा की बात करोगे तो लोग कहते हैं बात ही मत करो। ऐसा थोड़ी होता है। देखो अब नई टेक्नोलॉजी में लोग जो क्रिप्टो में पैसा कमा रहे हैं वो भी देश छोड़ के जा रहे हैं। आप देखो कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स भी दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? टैक्स बचता है, वहाँ पे रेगुलेशंस क्लियर है, टैक्स नहीं लगता। तो इस तरीके से सरकार को भी छोड़ना पड़ेगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे, एक बहुत अच्छा फीचर है वहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का। अगर आप नए हो ट्रेडिंग में तो मैं बोलूँगा आप सबसे पहले अपना पैसा मत लगाइए। आपको डेमो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर $1000 मिलते हैं, आप उससे पहले ट्रेडिंग शुरू कीजिए। यहाँ पर डेली एक्सपायरी भी है। जो इंडिया में आपको पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हर दिन एक्सपायरी मिलती थी, अब आपको यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम की डेली एक्सपायरी मिलती है। ऑप्शंस के अंदर आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो। फ्यूचर्स के अंदर 200x की लेवरेज है। सो इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और मैंने आपको क्लियरली बोला अगर आप नए हो तो डेमो ट्रेडिंग का फीचर जरूर एक्सप्लोर करना। फाइनली अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं, कोई चार्जेस नहीं है।
आपको डेल्टा के लिंक के नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उससे ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा, जिससे हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी फ्री वेबिनार में। आपको एक एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर भी फ्री मिलेगा। मैंने आपको बोला कि हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, सो उसकी टेंटेटिव डेट है बीटा वर्जन की 15 अगस्त। हम ट्राई करेंगे कि वो बीटा वर्जन में कुछ लिमिटेड लोगों को हम दें, तो जो लोग फॉर्म भरेंगे उन्हें हम देंगे, और फिर सितंबर और अक्टूबर में फुल फ्लेज आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसमें आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। और सबसे बड़ी चीज़ अभी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। सो फाइनली डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप क्रिप्टो के अंदर प्रो ट्रेडिंग करते हो तो आप LTP कैलकुलेटर पर भी जा सकते हो। वहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है बिटकॉइन और इथीरियम की, और वहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी प्लॉट किए हुए दिख जाते हैं। सो LTP कैलकुलेटर अभी लोगों के लिए फ्री हो गया है। ऑप्शन चेन का जो वहाँ पर डेटा है वो आपको फ्री में दिखेगा। पेड वर्जन में आपको लाइव डेटा दिखेगा और आपको AI वर्जन भी मिलेगा। सो आप फ्री वर्जन में भी OI वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो आपको कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि अगर आप इन सारी कंसर्न्स को देखते हैं, इन सारी कंसर्न्स के मद्देनज़र अगर आज आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो क्या आप इंडिया छोड़ना चाहेंगे? और अगर आप इंडिया छोड़ना चाहेंगे तो इंडिया की जगह आप किस देश में जाके रहना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने आपको लास्ट में बोला था सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बट सोल्यूशन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, ये हमारे लिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। नई नई ट्रेन्स लॉन्च होती हैं, बट लोग उसे कूड़ा घर बना देते हैं, ब्लैंकेट चोरी करके ले जाते हैं। मतलब आप देखो, जो ट्रेन के अंदर टॉयलेट के साथ लोटा लगा होता है ना, वो लोटे के साथ भी चेन बंदी होती है कि लोग चुरा के ना लेके जाएं। पार्क के अंदर बेंचेस लगते हैं, लोग बेंचेस अपने घर पे ले जाते हैं। तो एक इंडिया के अंदर ना सिविक सेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ क्या है, जो करप्शन का इशू है ना, वो हम बहुत छोटा इशू लेके चलते हैं और हमने ना मान लिया है। सो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको इंडिया को ब्यूटीफुल बनाना है, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है दोस्तों। बहुत FDIs हो रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर हो रही हैं, गवर्नमेंट आपकी बहुत ज़्यादा उधार भी ले रही है। तो पैसा है, बट पैसा कहाँ लग रहा है, उसकी एक एक चीज़ की रिपोर्ट एक आम आदमी के पास पहुँचनी चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको भर भर के RTI डालनी पड़ेंगी। एक एक ऑफिसर को डर होना चाहिए कि लोग देख रहे हैं और लोग बेवकूफ़ नहीं है। इंडिया की प्रॉब्लम है अनएजुकेशन, और जानबूझकर आपको अनएजुकेटेड रखा जाता है कि आप सवाल ना उठाओ। एक बहुत फेमस सी कहावत है कि लोगों को ब्रेड और सर्कस दो और वो कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये फ्री का राशन और धर्म के ऊपर जो डिबेट चलती रहती है, वो फ्री का सर्कस है, और फिर लोग आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। ये इस देश के अंदर राजनीति चल रही है। आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाओगे तो लोग देश छोड़ के जाते रहेंगे, और देश छोड़ के जाते रहेंगे तो बर्डन आम आदमी के ऊपर पड़ता रहेगा और आम आदमी पिसता रहेगा। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। इसी तरीके की हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम योर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।